हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म क्वालिफायर पावर्ड बाय इंजीनियर्स गुरुकुल पे। लास्ट क्लास अभी आपका जो क्रैश कोर्स चल रहा है, दिस इज ए क्रैश कोर्स फॉर ऑल योर एग्जामिनेशन, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ऑल स्टेट एई जेई। और इस क्रम में हमने 3 लेक्चर आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में कंटिन्यू किया हुआ है और ये आज चौथा लेक्चर है जिसमें हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं वाटर डिमांड के बारे में एंड क्वालिटी भी आपका स्टार्ट हो चुका है। क्वालिटी में आपको हमने बताया था कि फिजिकल पैरामीटर्स हो सकते हैं, केमिकल पैरामीटर्स हो सकते हैं और आपका बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपका केमिकल पैरामीटर्स स्टार्ट हो चुका था। केमिकल पैरामीटर में आपको हमने पढ़ाया था लाइक सॉलिड्स के बारे में एंड उसके बाद हम पीएच को आपको इलेबोरेट किए थे। अब देख लीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर्स में अवेलेबल है ना, एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है और वो तीनों लेक्चर आपके यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्या देखना है कि आगे हम जब पीएच जान चुके थे तो पीएच के अकॉर्डिंग हमने वाटर को एसिडिक या फिर अल्कलाइन कहना शुरू कर दिया था। एसिडिक तब होगा जब आपका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है एंड 7 से ज्यादा अगर वाटर का पीएच वैल्यू है तो वाटर को अल्कलाइन बोल सकते हैं। एसिडिक के लिए आपको बता चुका था कि एसिडिटी एक कैपेसिटी जो कि बेस को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी को एसिडिटी कहेंगे। एसिडिटी दो तरीके का हो सकता है, मिनरल एसिडिटी हो सकता है और कार्बोनिक एसिडिटी हो सकता है। मिनरल एसिडिटी आपका थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, फैट्स के कारण हो सकता है ना। और ये आपका कार्बोनिक एसिडिटी का कारण कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। एसिडिटी के कारण आपको ट्यूबरकुलेशन हो सकता है या फिर आपका कोरोजन हो सकता है ना। तो ये सारी बातें आप देख चुके थे। इसके बाद की जो कहानी थी ना, वो आपको अल्कलिनिटी से शुरू होगी, है ना। एसिडिटी को टाइट्रोमेट्री से हम ये निकालते भी हैं। तो अल्कलिनिटी क्या है, व्हाट इज अल्कलिनिटी? सो बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, जैसे अल्कलिनिटी का ड्रिंकिंग वाटर को लेके क्या रेंज होगा। सो अल्कलिनिटी का जो रेंज है वो याद रखिएगा, 200 से 600 mg पर लीटर या ppm भी बोला जा सकता है एज CaCO3। ये एज CaCO3 आपको लिखना बहुत जरूरी है। ये कैपेसिटी है। अल्कलिनिटी इज द कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज बेस। जितना ज्यादा बेस कोई वाटर कंज्यूम करेगा, सॉरी न्यूट्रलाइज एसिड ना, अल्कलिनिटी में एसिडिटी में लिखे थे ना बेस, यहाँ पे एसिड्स है ना। अल्कलिनिटी इज द कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड। कितना एसिड कंज्यूम करेगा कोई वाटर टू न्यूट्रलाइज इट, है ना। जितना ज्यादा एसिड कंज्यूम करेगा वो उतना ही ज्यादा अल्कलाइन होगा। अगर पीएच वैल्यू 10 है तो उसको 7 पे लाना है। अगर पीएच वैल्यू 14 है तो उसको आपको कितना पे लाना होगा, 7 पे लाना होगा, तभी तो न्यूट्रलाइज होगा। तो 14 से 7 पे लाना या फिर 10 से 7 पे लाने में किसमें ज्यादा एसिड खर्च होगा? एसिड खर्च होगा। अगर आप 10 से आते हैं 7 पे तो एसिड कम खर्च होगा। वही 12 से आपको 7 पे आना है, पीएच वैल्यू 12 है और 7 पे लाना है तो ज्यादा एसिड लगाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा एसिड कंज्यूम करेगा कोई वाटर टू गेट इटसेल्फ न्यूट्रलाइज, वो उतना ही ज्यादा अल्कलाइन होगा। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद एसिडिटी आपके वाटर में किन कारणों से होता है याद रखिएगा। सॉरी, अल्कलिनिटी बोल रहे ना। अल्कलिनिटी इज ड्यू टू किन के कारण होगा? हाइड्रोक्साइल के कारण हो सकता है। हाइड्रोक्साइल एल्कलिनिटी, कार्बोनेट एल्कलिनिटी और बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी के नाम से आप बोल सकते हैं ना। तो एल्कलिनिटी के लिए जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो आपके हाइड्रोक्साइल, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पे बोलिएगा कि ये कब होगा, तो जब पीएच वैल्यू 14 से लेके 10.2 के बीच में होगा तो हाइड्रोक्साइल एल्कलिनिटी डोमिनेट करता है। वही 10.2 से लेके 8.3 अगर पीएच वैल्यू है तो कार्बोनेट का डोमिनेंस रहेगा। और 8.3 से लेके 4.2 के बीच में अगर आपका एल्कलिनिटी है तो वो आपका बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी डोमिनेंस होगा। अब इन सारे कारणों से एल्कलिनिटी हो सकता है, तो टोटल एल्कलिनिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कहानी तो ये लिखी जानी चाहिए कि अगर इन तीनों कारणों से एल्कलिनिटी होता है तो एल्कलिनिटी को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल एल्कलिनिटी जब भी आपको लिखना होता है तो क्या क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा कि कार्बोनेट के कारण है,
हमारे वाटर में बाइकार्बोनेट है और हमारे वाटर में क्या है, हाइड्रोक्साइल है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों के कारण होगा। तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइल मान लेते हैं कि 5-5 mg है, तो क्या तीनों को जोड़ दे 15 mg कर दे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कार्बोनेट एज CaCO3 निकालना है। कार्बोनेट एज CaCO3, अगर मान लेते हैं कार्बोनेट सर्टेन mg पर लीटर है तो उसको एज CaCO3 में करो, बाइकार्बोनेट भी सर्टेन mg पर लीटर है उसको एज CaCO3 करो, और हाइड्रोक्साइल भी अगर सर्टेन mg पर लीटर है तो उसको एज CaCO3 में करना है नहीं करना है, लाइक दिस, इस तरीके से। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ताकि हमको टोटल एल्कलिनिटी इन mg पर लीटर एज CaCO3 आ जाए? तो एक जनरल सा फॉर्मूला होता है x इन टर्म्स ऑफ y लिखने का, x इन टर्म्स ऑफ y। जैसे हम कार्बोनेट को एज CaCO3 लिखना चाहते हैं, बाइकार्बोनेट को एज, मतलब ये x है और y के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो आपको लिखना है कोई भी x जो भी mg पर लीटर में है उसको आपको मल्टीप्लाई करना हो, किसके टर्म में लिख रहे हैं, तो हम y के टर्म में लिख रहे हैं, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ y के टर्म में ही लिखना है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ x। क्लियर है? यही फॉर्मूला आपको यहां पे पुट करना है। तो कार्बोनेट इज x एंड y इज CaCO3। कार्बोनेट को लिखना है हमको CaCO3 के टर्म में, ओके ना। तो यहाँ पे क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ y के जगह पे कौन है, CaCO3। तो CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 50। अरे मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी इज इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट किसका लेना होगा, CaCO3, क्योंकि y के टर्म में तो हम लिखना चाहते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 40, 12, 62 और 48, 100, और वैलेंसी 2 है तो 100/2 कितना हो गया, 50 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 50 बटा इसका x का, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो ये 60 है, 60 के पावर पे वैलेंसी क्या है, 2 है, तो 60/2 कितना हो गया, 30। लाइक दिस, इसको भी CaCO3 के टर्म में लिखना है, ये सर्टेन mg पर लीटर है, इसको एज CaCO3 में कन्वर्ट करने के लिए CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 61। सेम ये सर्टेन mg पर लीटर है, इसको CaCO3 के टर्म में लिखना है, तो इक्विवेलेंट वेट CaCO3 का टर्म, CaCO3 का, और इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोक्साइल का कितना होगा, 16, 1, 17, वैलेंसी 1 है, 17/1, 17। तो ये आपका फार्मूला बन जाता है। टोटल एल्कलिनिटी इन mg पर लीटर एज CaCO3 अगर निकालना है तो कार्बोनेट इंटू 50/30, बाइकार्बोनेट इंटू 50/61 एंड हाइड्रोक्साइल इन सर्टेन mg पर लीटर अगर है तो 50/70 से मल्टीप्लाई कर, 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो mg पर लीटर एज, अब ये भी CaCO3 इतना है, ये भी हाइड्रोक्साइल सॉरी बाइकार्बोनेट इन mg पर लीटर एज CaCO3 है, हाइड्रोक्साइल इन mg पर लीटर एज CaCO3। अब तीनों जुड़ जाएगा और आपको टोटल एल्कलिनिटी mg पर लीटर एज CaCO3 मिल जाना है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप फार्मूला रटते होंगे इस तरीके से, लेकिन फार्मूले का सेंस कहाँ से है, फार्मूले को कहाँ से लिख दिया है, यहाँ से हम बनाया है ना। तो ये चीजें आपको बेटर याद रखने के लिए याद रखना है ना। कभी आप भूल सकते हैं कि 30/20 करें कि 50/20 करें कि 50/30 करें। तो आप जानते हैं ना कि आप कार्बोनेट को लिख रहे हैं CaCO3 के टर्म में, तो CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट बाई कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, बाई कार्बोनेट को लिख रहे हैं CaCO3 के टर्म में, तो CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट और बाई कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट का रेशियो मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट हम आपको देंगे, यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि देखिए होगा तो तीनों के कारण, अगर तीनों है तो तीनों के कारण होगा, लेकिन जब भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के द्वारा एल्कलिनिटी प्रोड्यूस किया जाता है तो हाइड्रोक्साइल के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड एल्कलिनिटी होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है, नेग्लेजिबल अमाउंट है। तो लिख सकते हैं इफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आर predominantly producing alkalinity, then alkalinity produced by
hydroxyl is very small and neglected. ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट प्रीडोमिनेंटली अल्कलिनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हाइड्रोक्साइल के द्वारा प्रोड्यूस्ड अल्कलिनिटी बहुत ही छोटा होगा और उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। सो जनरली अगर आपको ये दोनों है सिस्टम में तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, सो आपका फार्मूला हो जाएगा टोटल एल्कलिनिटी इज इक्वल टू, कार्बोनेट अगर कर रहा है प्रोड्यूस एल्कलिनिटी तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, 2 माइनस होता है, 2 माइनस आप यहाँ पे लिख सकते हैं 50/30, ये mg पर लीटर में रखना है और 50/30 से ये mg पर लीटर HCaCO3 हो चुका है। हाइड्रोक्साइल है माइनस 50/61, यही फॉर्मूले से काम चल जाएगा। अगर ये दोनों प्रीडोमिनेंटली अल्कलिनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसके बाद जो हाइड्रोक्साइल के द्वारा जो है 50/17 mg पर लीटर, ये बहुत ही छोटा आएगा, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और फॉर्मूला हमको जनरली ये भी दिखता है। ये तब दिखता है जब इसके द्वारा प्रोड्यूस अल्कलिनिटी को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और तब इसको लिखते हैं कि टोटल अल्कलिनिटी इन mg पर लीटर एज CaCO3। ये ध्यान रखना है। क्लियर है मेरी बात? अल्कलिनिटी स्टैंडर्ड आपको बता चुके हैं 200 600, 200 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, 600 इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। क्लियर है मेरी बात? जो लोग ऑफलाइन के बच्चे होंगे वो इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में आपका BMC चल रहा है ना, तो आप ऑफलाइन क्लास को फोकस करिए। निकी पी, हम तुमको देख रहे हैं, नालायक, तुम हमारे पास काहे आया है, भागो यहाँ से। और जो लोग ऑनलाइन वाले हैं वो इसका मजा ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अल्कलिनिटी को अगर डिटरमाइन करना है कि वाटर में अल्कलिनिटी कितना है, वाटर में अल्कलिनिटी कितना है, तो उस अल्कलिनिटी को अगर हम पता करना चाहते हैं तो हमको टाइट्रोमेट्री करना पड़ेगा, है ना, टाइट्रेशन करना पड़ेगा, वाटर का टाइट्रेशन। तो अल्कलिनिटी का डिटर्मिनेशन डिटरमाइंड बाय, अल्कलिनिटी इज डिटरमाइंड बाय व्हाट सर, टाइट्रोमेट्री। जब भी कोई टाइट्रोमेट्रिक प्रोसेस आए ना तो तीन चीज, जब भी कोई टाइट्रोमेट्रिक प्रोसेस आए ना तो तीन चीज आपको ध्यान देना है। क्या मैसेज करता है जी? BMC का ऐप में लाइव हो जाएगा, वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं सौरभ, और वो आपको लाइव मिलेगा। पहले हम वेरीफाई तो हो लें कि स्टैंडर्ड इज अप टू मार्क और नॉट, है ना। लेकिन कोई भी क्लास आपका वहां पे मिस नहीं हो रहा है, सारी चीजें हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और वो हम जब वेरीफाई कर लेंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे कि नहीं इट्स ओके, देन आई विल डिलीवर यू। ओके, अब यहाँ पे जब भी टाइट्रोमेट्री की बात होगी तो टाइट्रेंट याद रखिएगा कि अल्कलिनिटी में टाइट्रेंट कौन होगा, इंडिकेटर कौन होगा, और कलर चेंज क्या रहेगा। तो टाइट्रेंट के लिए याद करिएगा कि ये कैपेसिटी है टू न्यूट्रलाइज एसिड ना, तो टाइट्रेंट विल बी अ एसिड, टाइट्रेंट विल बी अ एसिड। सो एसिड कौन सा यूज करते हैं, 0.02 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड इज अ टाइट्रेंट। कोई पूछे अल्कलिनिटी डिटर्मिनेशन में टाइट्रेंट कौन सा यूज होगा, तो 0.02 नॉर्मल H2SO4 यूज होगा। इंडिकेटर दो तरीके का यूज होगा, जैसे एसिडिटी में हम मिथाइल ऑरेंज उसके बाद फिनोफ्थलीन यूज किए थे, यहां पे हम क्या करेंगे, फिनोफ्थलीन पहले यूज करेंगे। और जब फिनोफ्थलीन यूज करेंगे ना, वाटर अल्कलाइन होगा, तो पहला जैसे ही फिनोफ्थलीन का एक पिंच डाला आपके वाटर में, वाटर का कलर हो जाएगा पिंक। और जब तब तक टाइट्रेट करते रहेंगे फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के दौरान वाटर को विद दिस एसिड, जब तक कि कलर उसका चेंज ना हो जाए। और कलर चेंज क्या होगा, पिंक टू कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर का शुरू में जब एक पिंच डाले हैं फिनोफ्थलीन तो कलर कैसा हो गया, पिंक। अब टाइट्रेट करने लगते हैं किसके साथ, इस टाइट्रेंट के साथ,
और टाइट्रेशन के दौरान जिस समय कलर गायब हो गया पिंक कलर, उस समय हम टाइट्रेशन को बंद कर देंगे और फर्स्ट एंड पॉइंट हमारा क्या हो गया, कलरलेस। अब दूसरा इंडिकेटर इसमें डालेंगे, उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, और मिथाइल ऑरेंज के डालते ही ये जो कलरलेस है वो कैसा हो जाएगा, ऑरेंज या येलो बोल सकते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज या फिर येलो, है ना, ऑरेंज या फिर आप बोल सकते हैं येलो। बहुत लोगों को ऑरेंज येलो नजर आता है ना। और येलो कलर के साथ जब हम मिथाइल ऑरेंज ऐड किया इसमें तो येलो हो गया। अब येलो कलर के साथ टाइट्रेशन कंटिन्यू करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि ये कलर फिर से क्या ना हो जाए, पिंक हो जाए। तो ये तरीका रहेगा आपके कलर चेंज का। तो कलर चेंज भी कवर्ड हो गया। फिनोप्थलीन इंडिकेटर के दौरान कलर पिंक टू कलरलेस होगा और मिथाइल ऑरेंज के दौरान वो येलो टू पिंक हो जाएगा। कलरलेस सैंपल पे जब मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो वो ऑरेंज हो गया और ऑरेंज के बाद टाइट्रेशन शुरू होगा और कब एंड पॉइंट आएगा, पिंक होने पे ये एंड पॉइंट आ जाएगा। ओके ना। तो इसको कलरलेस होने पे इसको बोल सकते हैं दिस इज द फर्स्ट एंड पॉइंट, फर्स्ट एंड पॉइंट हो गया। और यहां पे जब फिर से पिंक हो गया तो वो सेकेंड एंड पॉइंट हो गया। क्लियर है मेरी बात। तो जो फर्स्ट एंड पॉइंट के दौरान हमको मिला है, फर्स्ट एंड पॉइंट के दौरान, फर्स्ट एंड पॉइंट किस इंडिकेटर के थ्रू मिला, फिनोप्थलीन। सेकेंड एंड पॉइंट कब मिला, जब हम मिथाइल ऑरेंज के साथ करें। तो फर्स्ट एंड पॉइंट को से जो अल्कलिनिटी आएगा उसको हम बोलते हैं पी अल्कलिनिटी। क्या बोलेंगे, और सेकेंड एंड पॉइंट से जो अल्कलिनिटी आता है उसको एम, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज था ना वहां पे सेकेंड में, या फिर टी, टी बोले तो टोटल, एम और टी, टोटल अल्कलिनिटी बोलेंगे। एक टेबल होता है जिससे आपको पता चलेगा कि रिलेशन क्या है ना, कंडीशन कैसा है। अगर पी अल्कलिनिटी कंडीशन जो हमारा है, अगर हमारा पी अल्कलिनिटी 0 आया तो हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट का इसमें रोल क्या है ये देखेंगे। ओके। अगर P जो है लेस देन T/2 है, या P जो है इक्वल टू T/2 है, या P जो है मोर देन T/2 है, या P जो है इक्वल्स टू T है, तो क्या कहानी बनता है। इस कहानी से अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर P अल्कलिनिटी 0 आया, नहीं वहां पे हमको टाइट्रेशन के दौरान वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट हो गया, डायरेक्ट डाले हैं कलरलेस हो गया, पिंक जो होना चाहिए था डाले और कलरलेस हो गया, तो P अल्कलिनिटी क्या हो गया, 0 है वहां पे वॉल्यूम ही कंज्यूम नहीं हुआ। तो इस केस में आपको हाइड्रोक्साइड नहीं मिलना है, इस केस में आपको कार्बोनेट नहीं मिलना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, आपका जो टोटल अल्कलिनिटी होगा वो फिनोप्थलीन अल्कलिनिटी है, और वो आपका बाइकार्बोनेट के कारण है। वो किसके कारण है, बाइकार्बोनेट के कारण है। याद रखिएगा इस बात को। अगर ये लेस देन T/2 है, लेस देन T/2 है तो ये तो नहीं मिलना है, लेकिन T-2P से निकलेगा। अगर कार्बोनेट अल्कलिनिटी निकालना है कि इसमें कितना P इक्वल टू लेस देन T/2 है, कंडीशन ऐसा हुआ है कि फिनोप्थलीन अल्कलिनिटी टोटल अल्कलिनिटी के आधे से भी कम है, तो आपको कार्बोनेट अल्कलिनिटी कितना है और बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी कितना है, तो ये आप निकाल सकते हैं। ये निकालिएगा आपको, ये 2P हो गया, ये हो गया 2P माइनस T, या T-2P, क्या लिखेंगे, T-2P। हमेशा देखना ना, एक चीज ऑब्जर्व करना, इस लाइन पे जोड़ोगे तो T ही मिलना चाहिए, तो यहां पे इसको जोड़ दिया तो T2P एंड T-2P जुड़ेगा तो T ही आ रहा है ना, तो हमेशा इसको क्रॉस चेक करते रहना है लॉजिकली, T-2P है ना। अगर ये बराबर है तो ना ये है ना ये है, ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, T इज इक्वल टू 2P के बराबर है, मतलब T के बराबर है। T यहां पे क्या हो गया, T अगर बराबर, P अगर बराबर है T/2 के, तो T बराबर 2P, तो T इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल इज इक्वल टू क्या हो गया, 2P लिख सकते हैं। 2P यहाँ पे बेसिकली है क्या, T ही तो है। हम बोले हैं कि इस लाइन को अगर जोड़ेंगे ना तो हमेशा T मिलना चाहिए। पहले लाइन को जोड़ लो, T मिला, 2P और T-2P जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, T ही मिलेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा।
ये 2p, तो आप कहेंगे सर t कहाँ है, ये तो 2p है। अरे बाबा यहाँ देखो इस कंडीशन में t बराबर 2p है कि नहीं, तो t ही तो है कि नहीं। इस तरीके से अगर मोर देन है तो क्या लिखेंगे, 2p माइनस टी, 2p माइनस टी, ये वाला हो गया 2p, यहाँ पे क्या है p है ना, ये p है, तो 2p माइनस टी, यहाँ पे क्या होगा t माइनस 2t माइनस 2p, 2t माइनस 2p। अब देखो तो जोड़ेंगे तो कुछ होगा क्या, इन दोनों को जोड़ो तो t आता है कि नहीं आता है, तो 2p से 2p कैंसिल हो गया, 2t में से t गया तो t हो गया, ओके। और ये हमेशा की तरफ जब p ही t है तो हाइड्रोक्साइल ही t होगा, इन दोनों का कोई रोल नहीं होगा। अब इसमें देख लेना कि गलत किया मास्टर या सही किया। इन तीनों लाइन को अगर हॉरिजॉन्टली ऐड करना तो तुमको मिलना चाहिए क्या, t, और मिल रहा है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि हम इंडिकेटर के थ्रू जब हम टाइट्रेशन किया तो हमको p एल्कनिटी मिला होगा और m एल्कनिटी या फिर t एल्कनिटी, m ही t है, मिथाइल ऑरेंज एल्कनिटी या फिर t एल्कनिटी, टोटल एल्कनिटी अब मिल गया। अब इन दोनों को हम चेक करेंगे p क्या 0 है, अगर 0 है तो t एल्कनिटी क्या होगा, टोटल जो होगा वो हाइड्रोक्साइल सॉरी बाइकार्बोनेट के कारण। अगर लेस देन p मान लेते हैं हमको 10 आया और t हमको मिला है 30, तो t/2 कितना हो गया 15, 15 जो है 10 से बड़ा है ना, तो इस केस में हमारा कार्बोनेट 2p के बराबर होगा। तो वहां पे बोलेंगे कि 2p क्या है, p हम 10 ले लिया था, जैसे फॉर एग्जांपल p आया हमारा 10 mg पर लीटर एज CaCO3 और t जो है वो 30 आया है। बताओ किस केस को आप ऑब्जर्व करोगे, इसमें कौन सा केस है। अगर एक एग्जांपल हम सेट करता है इस तरीके से कि फिनोल्फ्थालीन एल्कनिटी 10 है, टोटल एल्कनिटी 30 है, अब इसमें कौन सा केस है, इन पांचों में कौन सा केस उठाओगे, p 0 है क्या, p तो 10 है, नहीं ले सकते ना, p लेस देन t/2 है, तो t/2 करो तो 15, 15 से p छोटा है तो p लेस देन t/2 सेकेंड केस में है। तो उसमें आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्साइल एल्कनिटी अगर p जो है, अगर जो p है हमारा लेस देन t/2 है तो हाइड्रोक्साइल क्या बोलता है टेबल, हाइड्रोक्साइल 0 है, तो बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्साइल एल्कनिटी यहाँ पे 0 है। कार्बोनेट CO3 2 माइनस कितना है, तो CO3 माइनस कितना हो जाएगा 2p, तो 2p का वैल्यू p कितना है 10, तो 10 दूना 20 हो गया। एंड बाइकार्बोनेट कितना है HCO3, तो HCO3 कितना है बाबू t माइनस 2p, तो t कितना है 30 और 2p का वैल्यू कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 10, तो 20 और 10 30 टोटल के बराबर हुआ कि नहीं। हम बोले ना कि इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए टोटल के बराबर, तो 10 और 20 और 10 सॉरी 0 20 और 10 ऐड होगा तो कितना हो गया 30 हो गया कि नहीं। तो आपका टेबल सेट कर गया सर, टेबल क्या हो गया सेट हो गया। तो इस तरीके से आप टाइट्रेशन से p और t डिसाइड करोगे और इस टेबल से क्या डिसाइड करोगे कि उसमें बाइकार्बोनेट एल्कनिटी कितना है, कार्बोनेट कितना है और हाइड्रोक्साइल कितना है, बाइकार्बोनेट कितना है, कार्बोनेट कितना है और हाइड्रोक्साइल एल्कनिटी सेपरेटली कितना है, वो इस टेबल से पता किया जा सकता है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस तरीके से बनाए जा सकते हैं इस टेबल से, लेकिन हाँ क्वेश्चन के लेवल थोड़ा अच्छा हो जाएगा उस समय जब इस टेबल को पकड़ के क्वेश्चन बना देगा ऐसे ना। तो ये टेबल याद रखना भी तो एक आर्ट है ना यार, ये टेबल याद रखना भी तो एक आर्ट है। और जिस दिन बनाएगा उस दिन इंजीनियर्स गुरुकुल क्या होगा, ये वाला टॉप पे होगा, बाकी सब लोग में पानी कम है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। होप कि आपको ये टेबल भली भांति समझ में आ चुकी होगी। अल्कलिनिटी के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अल्कलिनिटी के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उस बात को यहां पे हम आगे लेके चलते हैं। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है जी कि नहीं है क्लियर, क्लियर हो रहा है कि कुछ डाउट हो रहा है। हम क्रैश कोर्स में बहुत फास्ट नहीं भगा रहे हैं, लेकिन आपको अंततः बहुत कम समय में सारी चीजें हम कवर कर देंगे। क्लियर हो रहा है निशा, सब तो भाग जाता है, क्या पता पूछते हैं कि क्लियर है तब भाग गया, फिर 2 मिनट के बाद में आएगा पापी कहीं का। निशा जी क्लियर है, आगे बढ़े। वॉइस वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को,
एसिडिटी के कारण क्या होता है? कोरोजन एंड ट्यूबरकुलेशन। अल्कलिनिटी, अल्कलिनिटी कॉजेस। अल्कलिनिटी के कारण क्या समस्या? अल्कलिनिटी के कारण समस्या है पहला स्केलिंग प्रॉब्लम, याद रखिएगा। दूसरा इनक्रस्टेशन प्रॉब्लम। स्केलिंग जैसे ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है, तो इस क्रॉस सेक्शन में इस तरीके से एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये स्केलिंग कहते हैं। इनक्रस्टेशन क्या हो गया? इनक्रस्टेशन के दौरान ये जो स्केलिंग है ना, वो बढ़ते 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 बहुत एक्सेसिव हो जाएगा। तो जो पाइप का डायमीटर है वो बहुत छोटा हो गया। पहले पाइप का जो डायमीटर था, फ्लो होना था, वो इतने बड़े डाया से हो रहा था। अब क्या हो रहा है? स्केलिंग एक्सेसिव हो गया, इनक्रस्टेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया चारों तरफ, और उस डिपोजिशन के बाद अब यही एरिया से वाटर फ्लो करेगा, तो पाइप का कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और पाइप का कैरिंग कैपेसिटी घटेगा तो नुकसान है कि नहीं है? तो ये सारी समस्याएं किसके साथ? अल्कलिनिटी के साथ। ओके, नेक्स्ट जो आपका टर्म है, जैसे दो टर्म केमिकल हम पढ़ लिए, तीसरा टर्म है हार्डनेस। तीसरा टर्म क्या है? हार्डनेस। व्हाट इज हार्डनेस और हार्डनेस वाटर में क्यों है? तो सबसे पहले याद रखिए, आप तो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स के लिए है ना, तो हार्डनेस किस वाटर में अगर है तो कितना होना चाहिए परमिसिबल वैल्यू? तो जितना अल्कलिनिटी उतना हार्डनेस। अल्कलिनिटी का याद है तो हार्डनेस भी याद रहेगा, सेम ही तो है, mg पर लीटर एज CaCO3। वाटर में हार्डनेस कितना परमिसिबल है? तो 200 एंड 600। 200 कब? इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। 600 कब? इन द अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। ये बात याद रखिएगा। हार्डनेस का कारण, इट इज ड्यू टू मेजोरिटी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ट्रेस अमाउंट स्ट्रॉन्सियम, फेरस, मैग्नीज, है ना, एल्युमिनियम भी कुछ है ना, ये सब हो सकता है। तो ये इनके कारण बहुत कम, मेजोरिटी ऑफ हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू मेजोरिटी ऑफ हार्डनेस, और इसके कारण बोल सकते हैं ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत छोटा, देयरफॉर नेग्लेक्टेड, कि वो क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर नेग्लेक्टेड, याद रखिएगा। अब टोटल हार्डनेस कोई पूछे, हार्डनेस वाटर में क्या होता है, तो कोई बोलेगा कि ग्राउंड वाटर में हार्डनेस ज्यादा होगा कि सरफेस वाटर में? अरे बाबा, सरफेस वाटर में हार्डनेस नहीं होगा, ग्राउंड वाटर में हार्डनेस ज्यादा होता है, क्योंकि जब ग्राउंड वाटर के में जो वाटर स्टोर होता है वो सरफेस वाटर परमिएट होके आपके सॉइल के क्रस्ट से होता हुआ क्या होता है? ग्राउंड में जाके मेंटल में स्टोर होता है। अब आपके क्रस्ट में अगर लाइमस्टोन है तो वहां पे उन सारे क्रस्ट से, लाइमस्टोन से जब वाटर परमिएट होगा तो वो कैल्सी रिच हो जाएगी, नहीं, कैल्शियम उसमें आ जाएगा, मैग्नीशियम आ सकता है। तो उन सब कारणों से ग्राउंड वाटर में हार्डनेस का प्रॉब्लम बेसिकली ज्यादा पाया जाता है, सरफेस वाटर में हार्डनेस का प्रॉब्लम नहीं होता है। याद रखिएगा इस बात को। तो हार्डनेस किसके कारण? कैल्शियम हार्डनेस हो सकता है या फिर मैग्नीशियम का हार्डनेस हो सकता है। तो क्या डायरेक्ट जुड़ जाएगा? मान लेते हैं कैल्शियम mg पर लीटर इतना है, मैग्नीशियम इतना mg पर लीटर है, तो क्या ये 5 है, ये 5 है, तो 10 हो गया टोटल हार्डनेस? नहीं, इनको भी एज CaCO3 ही हम क्या करते हैं कि कैल्शियम एज CaCO3 कितना और मैग्नीशियम एज CaCO3 कितना। तो अभी तो बता रहे थे कि एज CaCO3 में अगर कन्वर्ट करना है कि टोटल हार्डनेस इन mg पर लीटर एज CaCO3 कितना है, तो आप इसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। तो CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना और इसका इक्विवेलेंट वेट 40/2 कितना हो गया? 20 ना। इसका कितना हो गया? 50 CaCO3 का, और इसका इक्विवेलेंट वेट 24/2 कितना हो गया? 12। तो ये आपको टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला मिल गया। ये आपको क्या मिल गया? टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला। एक बड़ा सा फॉर्मूला अल्कलिनिटी के लिए भी देखे और ये छोटा सा फॉर्मूला हार्डनेस के लिए देखे। अब यहां से हार्डनेस के टाइप्स देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? हार्डनेस के हम टाइप्स भी देख सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है कि टोटल हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के टर्म में किस फॉर्मूले से निकालते हैं।
तो कैल्शियम 50/20, मैग्नीशियम 50/12, जोड़ दीजिए, टोटल हार्डनेस इन mg पर लीटर एज CaCO3 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब इसके बाद हम टोटल हार्डनेस को देखते हैं तो क्या होता है। टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू होता है कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब कार्बोनेट हार्डनेस होगा ना किसके कारण, ध्यान रखिएगा, इट इज ड्यू टू कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बुआ। नॉन कार्बोनेट, it is due to chloride Cl, sulfate and nitrate of calcium and magnesium। बोल सकते हैं इस तरीके से कि अगर हमारे वाटर में कैल्शियम का क्लोराइड है, कैल्शियम का सल्फेट है, कैल्शियम का नाइट्रेट है, या फिर मैग्नीशियम का क्लोराइड है, मैग्नीशियम का सल्फेट है, मैग्नीशियम का नाइट्रेट है, तो जो वाटर होगा वो नॉन कार्बोनेट हार्ड, जो वाटर में हार्डनेस होगा वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोला जाएगा। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को बोलते हैं क्या, परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट और अगर वाटर में कैल्शियम का कार्बोनेट है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, तो हमारे वाटर में जो हार्डनेस होगा वो टेम्पररी हार्डनेस होगा। कैसा हार्डनेस होगा, टेम्पररी हार्डनेस। तो कार्बोनेट हार्डनेस इज टेम्पररी हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज परमानेंट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस का कारण कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस का कारण क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो टेम्पररी हार्डनेस को हम समहाउ बॉइलिंग से भी कुछ हद तक रिमूव कर लेंगे, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए बॉइलिंग सही नहीं है, टेक्निक नहीं होगा उससे। अगर परमानेंट हार्डनेस है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, तो आयन एक्सचेंज सबसे बेटर है। जियोलाइट प्रोसेस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयन एक्सचेंज और जियोलाइट प्रोसेस का सहारा लिया जा सकता है टू रिमूव नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। टू रिमूव नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, NaCH बोलेंगे तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, आयन एक्सचेंज आयन एक्सचेंज प्रोसेस को और क्या बोलते हैं, जियोलाइट। जियोलाइट प्रोसेस इज यूज्ड। अगर कोई बोले कि सोडियम नहीं दिख रहा है, सोडियम के कारण हार्डनेस होता है क्या, तो हाँ सोडियम के कारण हार्डनेस होता है, लेकिन कैसा हार्डनेस होता है, टेम्पररी की परमानेंट, तो बोलिए स्यूडो हार्डनेस होता है। कैसा होता है, प्रोड्यूस स्यूडो हार्डनेस। स्यूडो हार्डनेस मतलब जो काउंटिंग में ना आए। स्यूडो हार्डनेस क्या मतलब, आयन एक्सचेंज प्रोसेस में वाटर में सोडियम आ जाता है, लेकिन सोडियम के कारण क्या हार्डनेस होता है, नहीं, या हाँ कुछ ऐसा नहीं बोल सकते। भूत होता है तो बोल सकते हैं, कुछ लोग बोलिएगा हाँ, कुछ लोग बोलता है ना। लेकिन अगर वही अभी सेंसस स्टार्ट हुआ है जनगणना, तो आदमी को गिनने का आता है ना, काउंटिंग किसका होता है, जो लाइव है। भूत को गिना जाता है क्या, तो स्यूडो हार्डनेस बोलते हैं उसको, काउंटिंग में नहीं आना है ना। हार्डनेस होता है, लेकिन कैसा हार्डनेस होता है, स्यूडो हार्डनेस। तो सोडियम इम्पार्ट्स स्यूडो हार्डनेस इन वाटर। आयन एक्सचेंज के दौरान सोडियम आता है, आगे प्रक्रिया जब ट्रीटमेंट की होगी तो उसके बारे में बात होगी। यहाँ पे हम सिंपल बॉइलिंग से भी अप टू सम एक्सटेंट, हम सिंपल बॉइलिंग से भी कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग ऑल्सो। क्लियर है मेरी बात? तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। एक थोड़ा सा क्रिटिकल डिस्कशन है कि टोटल हार्डनेस तो हम इस फार्मूले से निकाल पाते हैं बाबू। जब हमको ये फार्मूला रहेगा तो कैल्शियम कितना, मैग्नीशियम का, जब वाटर का एनालिसिस करेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पता कर लेंगे। मैग्नीशियम कितना mg है, कैल्शियम कितना mg है, उसमें 50/20, 50/12 रेस्पेक्टिवली कैल्शियम और मैग्नीशियम में मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हार्डनेस आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा ना कि टोटल हार्डनेस मान लेते हैं 200 है, इसमें कितना कार्बोनेट है और कितना नॉन कार्बोनेट है, तो इसका पता कैसे लगाया जाता है। जरा आइए, ये बहुत ही क्रूशियल डिस्कशन है आपके लिए। तो हमारे पास टोटल हार्डनेस निकालने का तरीका है,
हमारे पास टोटल अल्कलिनिटी निकालने के लिए फार्मूला है नहीं है? तो अगर हमको ऐसा कुछ होता है कि मान लेते 200 आया, ये 500 आया, ये 200 आया, तो हम बोल सकते हैं कि एक डब्बा तो हम बनाएंगे कब? एक डब्बा, 2 डब्बा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 2 डब्बा बना लेते हैं। इसमें 2 केस लेते हैं कि अगर टोटल हार्डनेस जो भी आया मोर देन टोटल अल्कालिनिटी है। टोटल हार्डनेस किससे है? बड़ा है टोटल अल्कलिनिटी। जैसे आप कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्साइड को मिला के टोटल अल्कलिनिटी का एक फार्मूला दिए ना, और टोटल हार्डनेस के लिए क्या दिए? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ एनालिसिस के दौरान सारे पैरामीटर निकाल के टोटल हार्डनेस भी निकाला जा सकता है फार्मूले से, और टोटल अल्कलिनिटी भी निकाला जा सकता है। निकालने के बाद पता चला कि टोटल हार्डनेस बड़ा है टोटल अल्कलिनिटी से। क्लियर है मेरी बात? तो उस केस में आपको कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगा? टोटल अल्कलिनिटी के बराबर होगा। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो होगा ना, वो टोटल हार्डनेस, और टोटल अल्कलिनिटी तो पता है, डायरेक्ट उसको बोले कि ये कार्बोनेट हार्डनेस, जो इतना टोटल अल्कलिनिटी आया वो टोटल क्या होगा? कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगा। और चूंकि ये बड़ा है तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगा? टोटल हार्डनेस में से जितना भी कार्बोनेट हार्डनेस है उसको घटा लो, तो वो क्या मिल जाएगा? नॉन कार्बोनेट। लेकिन केस ये भी बन सकता है ना कि टोटल हार्डनेस लेस देन टोटल अल्कलिनिटी है, तो उस केस में कार्बोनेट हार्डनेस ही टोटल हार्डनेस होगा और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये डब्बा जब तक आप याद नहीं रखोगे ना, तो सेपरेटली कार्बोनेट हार्डनेस कितना है और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना है, ये निकाल पाना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो अगर कार्बोनेट हार्डनेस कितना है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना है, आपको टोटल हार्डनेस टोटल अल्कलिनिटी निकालना ही पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि ये बड़ा है इससे, तो ये टेबल में रहेंगे, डब्बा नंबर 1 में रहेंगे। और अगर ये छोटा पड़ गया टोटल अल्कलिनिटी से, डब्बा नंबर 2 से कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या कर देंगे? बता देंगे। ध्यान रहेगा इस बात का। अब हार्डनेस का वाटर में एस्टिमेशन कैसे किया जाए? ये तो एनालिटिकल था, एस्टिमेशन कैसे किया जाए? तो हार्डनेस को भी एस्टिमेट टाइट्रोमेट्रिक प्रोसेस से ही करते हैं, टाइट्रेशन ही करते हैं। वो किस मेथड, उस मेथड को क्या बोला जाता है ना, उसमें टाइट्रेंट क्या यूज किया जाता है, इंडिकेटर क्या यूज किया जाता है, और कलर चेंज कैसा होता है, ये सारी बातें सेवरल टाइम्स आपके एग्जामिनेशन में, अलग अलग एग्जामिनेशन में, एसएससी जेई में, आरआरबी जेई में, आपका गेट ईएसी सब में पूछा गया है। तो अगला स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है हार्डनेस से रिलेटेड बात करने के लिए। सो बोल सकते हैं हार्डनेस इन वाटर estimated by टाइट्रोमेट्री। कैसा? अब जब टाइट्रोमेट्री की बात आ ही चुकी है तो हम बोलेंगे ये जो टाइट्रोमेट्री है, तो मेथड का नाम क्या है? मेथड इस टाइट्रोमेट्री को क्या बोलते हैं? ईडीटीए मेथड। याद रखिएगा, हार्डनेस में जो टाइट्रोमेट्री यूज होता है उस टाइट्रोमेट्रिक प्रोसेस का नाम क्या है? ईडीटीए मेथड। और क्या बोल सकते हैं उसको? वर्सनेट, वर्सनेट मेथड। आपके ईएससी में ऑप्शंस वर्सनेट दिए हुए हैं, आपके एसएससी एग्जामिनेशन गेट एग्जामिनेशन में जो ऑप्शन पूछे गए हैं वो ईडीटीए मेथड कि हार्डनेस इज डिटरमाइंड बाय विच मेथड। तो वर्सनेट मेथड इसलिए क्योंकि ईडीटीए जो इंडिकेटर होगा वो एक वर्सनेट सॉल्यूशन ही है, इसलिए वर्सनेट मेथड भी बोलते हैं। और जो टाइट्रेंट यूज करते हैं वो ईडीटीए है, टाइट्रोमेट्री है तो टाइट्रेंट यूज होगा। और जो टाइट्रेंट यूज होगा ना, वो टाइट्रेंट कौन है? इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड है। हार्डनेस डिटर्मिनेशन में जो टाइट्रेंट यूज होता है उसका नाम क्या है? इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसीलिए इसको ईडीटीए मेथड भी कहा जाता है। अब यहां पे बोला कि इस मेथड में टाइट्रोमेट्री है लगा हुआ है, तो टाइट्रेंट कौन है? तो याद रखिएगा ईडीटीए। ईडीटीए एक्चुअली एक वर्सनेट सॉल्यूशन है, इसलिए इस मेथड को वर्सनेट मेथड भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। टाइट्रेंट हो गया। इंडिकेटर कौन है? इंडिकेटर है इसका ईबीटी, ऐसे बोले जाएगा ईबीटी। क्या बोलेंगे इसको? ईबीटी का फुल फॉर्म क्या है? याद रखिएगा, इरिक्रोम। बड़ा कष्ट है इसमें, इरिक्रोम
ब्लैक टी, ईबीटी बोले तो इरिक्रोम ब्लैक टी। इसके बाद कलर चेंज, ये टीएससी सब में पूछा गया बाबू, आपका एसएससी में पूछा गया। कलर चेंज ड्यूरिंग टाइट्रेशन, कलर चेंज क्या होगा? वाइन रेड, वाइन देखे हो ना, वाइन रेड देखे होगे, बहुत लोग देखते हैं, चॉइस भी करते हैं। वाइन रेड टू ब्लू, एंड पॉइंट कहां पे मिलेगा? ब्लू पे, तो वाइन रेड टू ब्लू, याद रखिएगा इस बात को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 4 लाइन, 72 बार एग्जाम में पूछा गया ये 4 लाइन में से एक लाइन, 2 लाइन, है ना। तो ध्यान में रखना भी है ये चारों लाइन, कब कहां आपको 1 मार्क्स दिला दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब हार्डनेस के कारण क्या होगा? वाटर अगर हार्ड होगा तो क्या होगा? हार्डनेस कॉजेस, पानी खारा हो जाता है, बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट। इसके बाद क्या बोलेंगे? हार्डनेस के कारण वाटर में क्या आता है? स्केलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, इनक्रस्टेशन का प्रॉब्लम होगा, स्केलिंग, स्केलिंग और इनक्रस्टेशन प्रॉब्लम। इसके बाद हार्डनेस का प्रॉब्लम क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, मोर सोप कंजम्पशन, एक्सेस मतलब लॉन्ड्री एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो बोलेंगे मोर सोप कंजम्पशन। क्यों होगा मोर सोप कंजम्पशन? क्यों होगा? क्योंकि मोर लॉन्ड्री एक्सपेंस होना ही है, सोप कंजम्पशन ज्यादा, तो मोर लॉन्ड्री एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि जब वाटर हार्ड होता है ना, तो उसमें आप कितना भी सर्फ एक्सेल, कौन सा टिकिया आता है कपड़ा धोने के लिए, घसने के लिए, वो कितना भी रगड़ते हो तो झाग कम आता है। और आपका माइंडसेट क्या होता है ना, कपड़ा साफ तभी होगा जब झाग पैदा होगा, और झाग पैदा होवे नहीं करेगा तो तुम घसोगे ज्यादा, घसोगे तो सोप का कंजम्पशन ज्यादा होगा और लॉन्ड्री एक्सपेंस ज्यादा होना है। जो टिकिया 3 दिन खर्च में होता, वो एक ही दिन में तुम घस दोगे। तो ये बात इसलिए इतना फोकस करके बोलेंगे, गेट में भी इस बात को डायरेक्ट ऐसे ही पूछा गया है। समझ गए मेरी बात? अब बेस्ड ऑन हार्डनेस वैल्यू वाटर को क्लासिफाई किया गया है, सॉफ्ट वाटर, मॉडरेटली हार्ड, हार्ड एंड वेरी हार्ड वाटर में। तो वो हार्डनेस के वैल्यू के ऊपर है ना, कि कितना हार्डनेस होगा वाटर में तो उसको सॉफ्ट बोलेंगे, कितना होगा तो उसको वेरी हार्ड बोलेंगे। उस टेबल को थोड़ा सा एक लुक दे देना है। सो एक टेबल देख लीजिए, ये वाला, टाइप ऑफ वाटर एंड हार्डनेस वैल्यू, हार्डनेस इन mg पर लीटर एज CaCO3। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि डिसाइड करेंगे कि कितना होगा हार्डनेस। अगर हार्डनेस लेस देन 75 है mg पर लीटर एज CaCO3, तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। उसको क्या बोलेगा? सॉफ्ट वाटर आप बोलेंगे। सॉफ्ट वाटर बॉयलर वगैरह, मैकेनिकल बॉयलर वगैरह में यूज किया जाता है, ताकि हार्डनेस अगर ज्यादा रहेगा तो बॉयलर के ऊपर स्केलिंग का प्रॉब्लम होगा और उसका फंक्शन क्या होगा? प्रॉब्लम आ जाएगा उसके फंक्शन में। तो हम चाहते हैं कि बॉयलर फीडेड वाटर, मैकेनिकल बॉयलर जो वगैरह होता है, उसके ऊपर जो वाटर जाए वो सॉफ्ट वाटर जाए, ताकि स्केलिंग ना हो और उसका जो फंक्शन हो आपका स्मूथ हो, लॉसेस वगैरह बहुत कम हो। तो कब हार्ड सॉफ्ट वाटर बोलिएगा? जब वाटर का हार्डनेस लेस देन 75 mg पर लीटर HCO3 होगा, तो उसको बोलेंगे हम सॉफ्ट वाटर। अब 75 से ये वैल्यू अगर 150 के बीच में है तो मॉडरेटली हार्ड, मॉडरेटली हार्ड वाटर बोलेगा। अगर 150 से ये 300 mg पर लीटर HCO3 है तो इसको बोलिएगा हार्ड वाटर। क्या बोलेंगे? हार्ड वाटर। और अगर मोर देन 300 mg पर लीटर है तो HCO3, तो बोलेंगे वेरी हार्ड वाटर, वेरी हार्ड वाटर। लोग अपने अपने तरीके से टेबल बनाए हैं, ईशु कुमार भी अपना टेबल
सेंस करके बनाया है और इसी टेबल को फॉलो करिएगा, आपका एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर कोई बोले कैल्शियम अकेले कितना, तो ये सब डेटा हम कहाँ से कोड से उठा के देते हैं। लेस देन होना चाहिए 75 mg पर लीटर। कैल्शियम, मैग्नीशियम कितना होना चाहिए, तो लेस देन आप 30 mg लिख सकते हैं। कितना, 30, लेस देन इक्वल टू 30 mg। ये कोडल इंफॉर्मेशन है। अब इन दोनों को जोड़िएगा तब टोटल हार्डनेस आएगा। टोटल हार्डनेस का परमिसिबल वैल्यू कितना है, 200 और 600। 200 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, 600 कब तक, जब कोई आपके पास अल्टरनेट सोर्स नहीं है, तो 600 mg पर लीटर का हम हार्डनेस मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं। 600 से ज्यादा होगा तो कॉज ऑफ रिजेक्शन हो जाता है। 600 mg पर लीटर से अगर ज्यादा है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, उस वाटर को यूज नहीं करेंगे। एक्चुअली आप जानते होंगे 200 mg पर लीटर तक का अगर वाटर में हार्डनेस है भी ना, तो हम सेंस नहीं कर पाते हैं, अननोटिस्ड रहता है कि हार्ड है वाटर की सॉफ्ट है वाटर, है ना। 200 mg भी अगर हार्डनेस पर mg पर लीटर है तो नॉर्मल ह्यूमन के द्वारा उसको नोटिस नहीं किया जा सकता है ना। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी हार्डनेस तक। अब बात आती है क्लोराइड की। अब किसकी बात आएगी, क्लोराइड की। ये 4th नंबर पैरामीटर है। क्लोरीन नहीं बोले हैं, ध्यान रखिएगा, क्लोराइड बोले हैं। इसका परमिसिबल वैल्यू भी हजारों एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, 250 mg पर लीटर से लेके 1000 mg पर लीटर। ऐसा नहीं कि 250 और 1000 के बीच में, मैं बोल रहा हूं दो कंडीशन में ये डेटा एडॉप्ट किए जाते हैं। जब कोई अल्टरनेट सोर्स प्रेजेंट है तो 250, जब कोई अल्टरनेट सोर्स प्रेजेंट नहीं है तो 1000 mg पर लीटर, है ना। वो कोई रेंज नहीं यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाँ, कोई मैसेज किया है, मैं मैसेज देख लेता हूँ, आपको जवाब दे लेता हूँ। आलोक पापी बोल तो रहे हैं ना, सौरभ भी पूछा यही बात, तो हम बताए कि वो सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं और वेरिफिकेशन में होंगे, हम लोग पास कर देंगे कि ना स्टैंडर्ड इज वेरी गुड, देन आपके एप्लीकेशन पे वो आ जाएंगे। समझ रहे हैं आलोक जी, आपकी बातों को मैं भली भांति समझ रहा हूं, लेकिन इसका क्या मतलब है वो हमारी जिम्मेवारी है ना, उसमें आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। क्लोराइड को डिटरमाइन किया जाता है, डिटरमाइंड बाय मोहर्स मेथड। मोहर्स मेथड को और क्या बोल सकते हैं आप, अर्जेंटोमेट्रिक मेथड। मोहर्स मेथड और अर्जेंटोमेट्रिक मेथड, है ना। ये भी एक टाइट्रोमेट्रिक मेथड है। तो याद रखिएगा क्लोराइड इन वाटर को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड, मोहर्स मेथड और अर्जेंटोमेट्रिक मेथड। अब ये एक टाइट्रोमेट्रिक प्रोसेस है, तो टाइट्रेंट याद रखिएगा, इंडिकेटर याद रखिएगा। एंड कलर चेंज भी याद रखिएगा। टाइट्रेंट जो होगा यहाँ पे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। टाइट्रेंट जो होगा वो क्या होगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं आप, सिल्वर नाइट्रेट। कलर चेंज, कलर चेंज होगा LO2 ब्रिक रेड, LO2 ब्रिक रेड। इंडिकेटर ना ये, सॉरी, चलो इसको कलर चेंज कर देते हैं। और इंडिकेटर क्या होगा, आप ही लोग बताइए,
इंडिकेटर जो होगा वो होगा हमारा K2CrO4, K2CrO4। पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं बोले हैं, ध्यान रखिएगा, पोटेशियम क्रोमेट है ये। डाइक्रोमेट में K2Cr2O7 आप देखे होंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपको क्लियर करते हुए कि दिस इज नॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट, लोगों को कंफ्यूजन होगा, ऑप्शन में भी होगा, दिस इज पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4। क्लियर है मेरी बात? तो अगर वाटर में क्लोराइड ज्यादा है तो एक्सेस क्लोराइड इन वाटर, एक्सेस क्लोराइड इन वाटर causes number 1 kidney problem, number 2 cardiac or heart problem, and number 3 unnecessary interfere with other chemicals। इन प्रोसेस बिना मतलब के दूसरे से इंटरफेयर करता चलेगा, जैसे आपके क्लासरूम में भी होता है ना, अननेसेसरली कोई बच्चा बिना मतलब के आपसे इंटरफेयर करते रहेगा, तो उस बच्चे का नाम आप रख दीजिएगा क्लोराइड है क्या, क्या बोलिएगा, क्लोराइड अननेसेसरली सबसे इंटरेक्ट करते चलता है, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन कैलिब्रेशन सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए क्लोराइड को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। अगर किसी सैंपल को हम एनालाइज करना चाहते हैं उसमें क्लोराइड है तो हम उसको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, उसके लिए कुछ और दूसरा केमिकल ऐड करेंगे ताकि वो क्लोराइड के इंटरफेरेंस को क्या करे, कंट्रोल करे। जैसे आप सीओडी टेस्ट पढ़ते हैं तो क्लोराइड के इंटरफेरेंस के लिए वहां पे मर्क्यूरी सल्फेट ऐड किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एक और टर्म है आपका, ये तो 4 हो गया ना, नंबर 5 में सल्फेट है, क्या है, सल्फेट है। तो होप कि हम अगली क्लास में इसको कवर करें तुरंत। हम इसके बाद आज हम 5-6 क्लास लेंगे आपके क्रैश कोर्स का, आज पूरा दिन हम फ्री हैं और 5-6 क्लास लेंगे और वाटर को हम क्या करेंगे, वाटर सप्लाई तक क्या कर देंगे, क्रैश कोर्स को अप टू डेट कर देंगे। उसके बाद वेस्ट वाटर रहेगा, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग रह जाएगा, सॉलिड वेस्ट, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। तो जब भी हमको छुट्टी मिलेगा तो हम इस तरीके से लगातार 5-6 क्लास ले लेंगे और आपका क्रैश कोर्स को मजबूत करेंगे। और होप कि जितनी बातें हम बोल दे रहे हैं कोई भी एक पॉइंट छोड़ नहीं रहे हैं और छूटेगा भी नहीं किसी भी एग्जाम में। आज तक कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें हमारे नोट्स हमारे बताए गए शब्दों के साथ जो लोग एग्जाम में अटेम्प्ट किया उसका क्वेश्चन छूट गया, नहीं छूट सकता है, ये वेरीफाइड है ना। तो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए 20 मिनट आधा घंटा, थोड़ा सा फ्रेश होके फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेके आते हैं। थैंक यू।